हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार सुन सुन के थक जाओगे, थक जाओ, कोई बात नहीं, मगर प्रैक्टिस करोगे और लाइफ में कभी नहीं थकोगे। फिर हम लोग इन वीडियोस की सीरीज के थ्रू डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बहुत तसल्ली से इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप सिखाया कि क्या होता है इन्फ्लेशनरी गैप, क्या होता है डिफ्लेशनरी। तो जिन बच्चों ने अभी तक, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, सो गो एंड ग्रैप इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। उसके बाद ये क्वेश्चन राइज होता है कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कर्ब किया जाए, हाउ टू कंट्रोल इट। तो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ देम। तो उन मेजर्स को हम लोगों को आंसर को अच्छे से सीखना है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कंबाइन होके आएगा कि इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सप्लेन करो और उसको मेजर करने के कोई दो मेजरमेंट दे दो। यहाँ पे सारे मेजरमेंट, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बड़ी होने वाली है, क्योंकि हम सिंगल अटेम्प्ट में सारे मेजर्स आज ही सीख लेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड, और हम कह सकते हैं इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। सो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी कैसे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को ठीक करती है, ये बात हमें यहां सिखानी है। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत प्यार से समझो कि फिस्कल पॉलिसी इज द गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन सी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर की, खर्चों की और इनकम की पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट एनालाइज करती है अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कमाई के साधन, सोर्स, कहां से पैसा आएगा, एंड प्रपोजल ऑफ एक्सपेंडिचर, और कहां पैसा लगेगा। अब ये दो कंपोनेंट फिस्कल पॉलिसी के कैसे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को क्या करते हैं, कर्ब करते हैं, कंट्रोल करते हैं, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बेसिकली पॉलिसी हैज टू कंपोनेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्सेशन पॉलिसी, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा प्रपोजल है पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जनता पे, लोगों पे खर्चा, अपनी कंट्री के सिटीजन पे खर्चा। टैक्सेशन पॉलिसी में सबसे पहले हम समझाते हैं कि टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है, सरकार लगाती है इंडिविजुअल पे एज एन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट कंपनियों पे लगाती है एज अ प्रॉफिट टैक्स। अब हाउ टैक्सेस वर्क, कैसे काम करते हैं टैक्सेस एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को कर्ब करने के लिए, उसको ध्यान से समझो। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे डायरेक्ट इन टैक्स हो लाइक इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स हो लाइक जीएसटी, आर इंक्रीज्ड। भाई क्यों बढ़ा देती है गवर्नमेंट, ऐसा क्या हो गया कि एक्सेस डिमांड में टैक्स बढ़ा दो? तो सिंपल सी बात है, प्यार से इस बात को समझो कि डिमांड एक्सेस है, मतलब कि आप डिमांड बढ़ा रहे हो अपनी। अब मार्केट में निकल चुके गुड्स एंड सर्विस खरीदने, अब गवर्नमेंट परेशान है कि भाई इकोनॉमी में डिमांड क्या हो रही है, लोगों की बढ़ रही है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, बट स्टॉक है नहीं, कैसे घटाएं? जेब का पैसा खींच लो पब्लिक का, अपने आप डिमांड घट जाएगी। अब जेब का पैसा कैसे खींचें? क्या पकड़ पकड़ के पैसा ले लें? नो। पब्लिक क्या पे करती है गवर्नमेंट को? टैक्स। तो भाई टैक्स के रेट ही बढ़ा दो, टैक्सेस इंक्रीज कर दो। इंक्रीज इन टैक्सेस विल रिड्यूस द परचेजिंग पावर। गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा दोगे, 10,000 कमाता हूं, 4,000 गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है, रह गया सिर्फ 6,000 कंजप्शन के लिए, हो गए ना डिमांड कम। तो एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट को टैक्सेस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और जिससे एक्सेस डिमांड रिड्यूस होगी। उल्टा समझ लो डेफिसिट डिमांड। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों को ये बात बड़े प्यार से समझ आ रही होगी कि सर यहाँ पे डिमांड अब कम है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, खर्च नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी नहीं, उल्टा टैक्सेस को रिड्यूस करा जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। जैसे ही टैक्सेस रिड्यूस होंगे, डिक्रीज होंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और तुम निकल पड़ोगे कहां पर? निकल पड़ोगे मार्केट में गुड्स एंड सर्विस खरीदने, और जो डिमांड पहले डेफिसिट थी वो एक्सेस होगी, मतलब बढ़ेगी। और इस तरीके से टैक्सेशन पॉलिसी क्या करती है, एक्सेस और डेफिसिट डिमांड में एक रोल प्ले करती है डिमांड को कर्ब करने का। दिस इज ऑल टैक्सेशन पॉलिसी।
अब हम दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरा पार्ट क्या था बच्चों? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो हाउ द पब्लिक एक्सपेंडिचर इज हेल्पिंग? पब्लिक एक्सपेंडिचर इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सरकार का खर्चा जो हमारे ऊपर कर रही है। क्यों? गवर्नमेंट इज बोथ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर। गवर्नमेंट हमें बहुत सारी कमोडिटीज, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोड्यूसर भी है, और एज अ कंज्यूमर गवर्नमेंट क्या करती है? हमें प्रोवाइड करने के लिए दूसरे देशों से खरीदती भी है। तो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है। अब कैसे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को, अपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एक टूल की तरह यूज करे एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को क्या करने के लिए? कर्ब करने के लिए। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब हाउ दिस इंपॉर्टेंट रोल इज फुलफिल्ड? बच्चों, एक्सेस डिमांड में गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने एक्सपेंडिचर घटा देगी। अब क्यों घटा देगी सर? प्यार से, बड़ी तसल्ली से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, दिमाग में बैठ जाएगी सारी लिखी हुई बात। सपोज करो गवर्नमेंट आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे क्या करती है? पुलिस पेट्रोलिंग करती है, आर्मी लगाती है, पुलिस लगाती है, आपके एरियाज में पुलिस पेट्रोलिंग होती है रात को, मतलब आप सेफ रहे। मतलब आपको अपनी सेफ्टी पे खर्चा नहीं करना पड़ रहा। खर्चा कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। तो वो जो पैसा बच रहा है ना, वो आप क्या कर रहे हो? मार्केट में गुड्स एंड सर्विस खरीद रहे हो, तभी तो एक्सेस डिमांड हो रही है। सबकी जेबों में पैसा बहुत है। क्यों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रही है। तो उन सब चीजों पे, उन सब एलिमेंट पे हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा। तो सारा पैसा जेब का बचा हुआ कहां जा रहा है? कंजप्शन पे। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई मेरा खर्चा होने की वजह से लोगों का खर्चा बच रहा है। किस पे? हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर को ही रिड्यूस कर देगी। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर दिया, मतलब पुलिस पेट्रोलिंग बंद हो गई। तो अब क्या करोगे? अपने घर के बाहर पर्सनल गार्ड बिठाओगे। तो लेगा ना गार्ड सैलरी, मतलब आपकी इनकम का एक बड़ा पार्ट गार्ड की सैलरी में चला गया, और उतनी ही आपकी एक्सपेंडिचर मार्केट में कम होगा। और ऑब्वियसली जब आपका एक्सपेंडिचर कम होगा तो एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। तो सिंपल से एग्जांपल, डेली लाइफ के एग्जांपल से सिखाने की आदत है मेरी। सिंपल से एग्जांपल से बच्चों के माइंड में बैठा देता हूं, ताकि उन्हें लॉन्ग लास्टिंग कभी भी टॉपिक को पढ़े तो कहें सर ने वो टॉपिक दिया था, वो टॉपिक सिखाया था, वो एग्जाम्पल दिया था, उससे आज हमें याद आ रहा है कि हाँ, हमारा खर्चा कैसे गवर्नमेंट क्या करती है? रिड्यूस करती है। कैसे? अपना खर्चा घटा के। गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग घटा देती है। अब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो गए तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हुए तो उन सब एलिमेंट पे, उस सब फैसिलिटीज पे आपको खर्चा करना पड़ेगा। भाई इनकम तो उतनी है, या तो एजुकेशन पे लगा दो, मेडिकल पे लगा दो, हेल्थ पे लगा दो, सैनिटेशन पे लगा दो। और अगर वो पैसा आप उन पे लगाओगे तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना बंद होगी और एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। व्हाट डू गवर्नमेंट इज टू बी डू इन डेफिशिएंट डिमांड? अब गवर्नमेंट देखती है कि मार्केट में स्टॉक पड़ा पड़ा गोडाउन्स में सड़ रहा है, खराब हो रहा है, लोग आ ही नहीं खरीदने रहे। क्यों? लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है ना, इनकम नहीं है उनकी जेब में। क्यों? उनके पास हो सकता है एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जॉब नहीं है। अब इन दैट ऑल केसेस गवर्नमेंट क्या करेगी? जैसे कि कोविड में लोगों की जॉब लॉस्ट हो गई तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, फ्री राशन, सब्सिडीज, ये सब दिया। क्यों? ताकि आपकी जेब में जितना पैसा है वो आपका बचे उन चीजों पे और आप मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदो। तो इन दिस सिचुएशन, इन द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, मतलब कि गवर्नमेंट पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा देगी। अब जब पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है तो तुम सेफ हो, तुम कहते हो हमारे घर सेफ है, हम सेफ हैं, तो हमें कोई गार्ड हायर करने की जरूरत नहीं है। गार्ड का पैसा बचेगा, सुबह उठेंगे, जाएंगे, मैकडी में खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पिक्चर देखेंगे, मतलब कि जो डिमांड डेफिशिएंट हो रही थी वो बढ़ जाएगी। तो बताइए, बैठ गया ना दिमाग में एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, हाउ टू ओवरकम बाय, हाउ टू कर्ब बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सारी वीडियोस के एंड में आप लोगों को, वीडियोस के एंड में जो भी आंसर है उसकी क्लियर पिक्चर एड ऑन करता जाता हूं। वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखते रहिए, बने रहिए। और अब हम चलते हैं इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए। ये था फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ऐसी गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी,
जरा आ जाओ। और हाउ द गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी कर्ब द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। पेपर में क्या होगा बच्चों, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप का मीनिंग पूछने के बाद आपसे बस सिंपली कह देगा कोई 2 मेजर बता दो। तो आप जितने भी मेजर पढ़ रहे हो, अगर वो इंडिविजुअली पूछ ले तो वो बता देना, और अगर कोई कह दे 2 बता दो कोई से भी, एनी 2, तो वो 2 बता देना। इसलिए सारे आप लोगों को सिंपली पढ़ाए जा रहा हूं। गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मॉनेटरी इन द कंट्री। इट इज द गवर्नमेंट सेट्स ऑफ पॉलिसी टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ क्रेडिट एंड मनी। इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, इकोनॉमी में किसको कंट्रोल करना? मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, उधार को कंट्रोल करना, क्रेडिट को, वो गवर्नमेंट की कौन है? मॉनेटरी पॉलिसी। कौन करता है? इट्स पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय स्पेशली आरबीआई। इसके अलग अलग पार्ट हैं एंड द फर्स्ट पार्ट इज बैंक रेट। तो जब भी बैंक रेट को समझाना हो तो मीनिंग बताना। बैंक रेट इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म नीड। बच्चों जैसे हमें लोन लेना हो ना तो हम जाते हैं भागते भागते किसके बाद? कमर्शियल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक को जब लोन लेना हो ना तो वो भाग के जाता है आरबीआई के पास। आरबीआई जब उसे लोन देता है, उसके पास पैसा आता है तभी तो वो हमें लोन देगा। ऑब्वियस सी बात है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा नहीं तो वो हमें कैसे लोन देगा? तो जब जब लॉन्ग टर्म नीड के लिए क्या चाहिए? लोन चाहिए, तो कमर्शियल बैंक जाएगा आरबीआई के पास। आरबीआई जिस रेट पे उसे लोन देगा दैट रेट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब बैंक रेट का क्या रोल है जरा समझो प्यार से। बैंक रेट पे कमर्शियल बैंक को मिला लोन, आ गया कमर्शियल बैंक के पास में फंड, पैसा। अब हमें देगा वो लोन किस पर? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बैंक रेट, क्योंकि उसे भी तो पीछे किसी एक रेट पर लोन मिला है और वो रेट है बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ेगा तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोन महंगे हो जाएंगे, और बैंक रेट घटेगा तो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा, मतलब लोन सस्ते हो जाएंगे। अब कब लोन महंगे करने हैं, कब लोन सस्ते करने हैं, मीनिंग को पढ़ चुके हो प्यार से। अब जरा समझो। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है ना, लोगों की जेब में पैसा बहुत है, तो आरबीआई का एम है लोगों की जेब का पैसा खींचना। अब आरबीआई का पब्लिक के साथ में कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, हमारे अकाउंट थोड़ी ना है वहां पर, हमारे रिलेशन तो कमर्शियल बैंक से हैं। तो वो पहले शिकंजा कसेगा कमर्शियल बैंक पे ताकि हमारे ऊपर शिकंजा कसा जाए। क्या होगा? होगा ये कि आरबीआई बैंक रेट बढ़ा देगा। फॉलो अप एक्शन, उसका क्या एक्शन होगा? कमर्शियल बैंक ऑल्सो इंक्रीज मार्केट रेट। अब पीछे से लोन महंगा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कमर्शियल बैंक भी लोन महंगा देंगे। लोन महंगे हो जाएंगे तो पब्लिक क्या होगा? डिमोटिवेट होंगे, लोन नहीं लेंगे, और लोन नहीं लेंगे तो आपकी जेब का फंड कम होगा, आपकी जेब में पैसा कम आएगा, और जब पैसा कम आएगा तो डिमांड भी घटेगी। तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल। डेफिसिट डिमांड में क्या होगा? तो ऊपर के आंसर को फुल प्रूफ लिख के पढ़ा है ना, अब एरो से पढ़ाता हूं ताकि आप उसको प्रिपेयर करो, बना लो। डेफिसिट डिमांड में बैंक रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज, घटाया जाएगा, क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है, लोन पहुंचाना है। अब इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। पब्लिक विल मोटिवेट टू टेक लोन, पब्लिक मोटिवेट होगी, घर से निकलेगी, बैंकों में पहुंचेगी कि लोन लो। क्यों? लोन सस्ते हो रहे हैं। लोन बिकम चीपर, लोन सस्ते होंगे, पब्लिक के जेब में लोन आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से आपका डेफिसिट डिमांड भी क्या हो जाएगा? शूट अप हो जाएगा, मतलब डेफिसिट डिमांड बढ़ जाएगा और वो एक्सेस डिमांड के पास जाएगा। एंड इट्स ऑल अबाउट बैंक रेट। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का क्या था? पहला पार्ट था बैंक रेट। अब मॉनेटरी पॉलिसी के और भी पार्ट हैं, 1 बाय 1 सीखते जाओ और अपने आंसर। मॉनेटरी पॉलिसी का एक और टूल जो है वो है रेपो रेट। अभी आपने पढ़ा बैंक रेट क्यों मिलता है? लॉन्ग टर्म नीड के लिए। बैंक रेट से लॉन्ग टर्म नीड के लिए लोन लेता है कमर्शियल बैंक आरबीआई से। अब जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड है ना, तो उसके लिए जब वो आरबीआई से लोन लेगा तो वो रेपो रेट पे मिलेगा। तो सर बात तो वही हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है। हाँ जी हो गई, मैंने कौन सा मना करा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म नीड बोले तो बैंक रेट पे मिलेगा, शॉर्ट टर्म रेपो रेट, सब वही होगा मैकेनिज्म। रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, मार्केट रेट उससे फिर बढ़ेगा। क्यों? अगर कमर्शियल बैंक को लोन महंगे मिलेंगे
तो वो लोगों को भी महंगे देगा। लोन महंगे होंगे, लोगों के लिए लोन कॉस्टलियर हो गए, तो उनकी परचेजिंग पावर घटेगी क्योंकि वो लोन नहीं लेंगे। इन एरो डायग्राम से, इन एरो से समझा रहा हूं, क्यों? पहले को आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो अब इनको जोड़ जोड़ के इंग्लिश के प्रेपोजिशंस लगाना और आंसर बना लेना। डेफिसिट डिमांड में रेपो रेट को क्या करा जाएगा? घटाया जाएगा, उससे मार्केट रेट घटेगा, लोन सस्ते हो जाएंगे, पब्लिक लोन लेने के लिए मोटिवेट होगी, और लोन जब जेब में आएगा परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डेफिसिट डिमांड को बढ़ाया जाएगा। एंड इट्स ऑल अबाउट व्हाट? रेपो रेट। ये क्या है बच्चों? रेपो रेट है। इसी पेज पे हम लोग एक और टूल पढ़ते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को सेल और परचेज करती है, तो उस ऑपरेशन को, उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को ठीक करे, उसके लिए बड़ा प्यार से, तसल्ली से, बिल्कुल मूड बना के अच्छे से जरा एक छोटी सी बात को समझो। एक बात बताओ, सिक्योरिटी एक पेपर, एक कागज का टुकड़ा है। मान लो मैं आरबीआई हूं और आप लोग कमर्शियल बैंक हो। मैं चाहता हूं कि आपका फंड मेरे पास आ जाए और आपकी लोन गिविंग पावर कम हो, क्योंकि एक्सेस डिमांड चल रहा है। लोग बहुत डिमांड बढ़ा रहे हैं, अपनी बढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोन देते हो कमर्शियल बैंक। तो मैं चाहता हूं आप पे शिकंजा कसना, तो मैं चाह रहा हूं कि आपका फंड मेरे पास आए। अब मेरे पास फंड कैसे आएगा? तो मैंने क्या करा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आपको बेच दी। मैं हूं आरबीआई, आप है कमर्शियल बैंक, मैंने आपको क्या करा, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेच दी। अब जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज मैंने आपको बेची, तो 1 करोड़ का बॉन्ड आपके पास गया और उसको खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए आपने मुझे पे करे, तो आपका 1 करोड़ रुपए फंड मेरे पास आ गया। आ रही है ना बात? ध्यान से समझ कि जब आरबीआई को कमर्शियल बैंक की लोन गिविंग पावर कम करनी है, तो वो क्या करेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर देगा, बेच देगा। तो मैं जब बेचूंगा तो 1 करोड़ का बॉन्ड आपके पास, 1 करोड़ रुपया मेरे पास, चलो जी हो गया आपका फंड रिड्यूस। तो सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटीज इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, रिड्यूसेस लोन गिविंग पावर, कमर्शियल बैंक की लोन गिविंग पावर होगी, क्यों? कम, एज कैश बैलेंस रिड्यूस, आपका कैश बैलेंस घट गया ना। एग्जाम्पल में समझाया ना बच्चों, 1 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया क्योंकि कागज का टुकड़ा, एक बॉन्ड आप पे चला गया। नो डाउट वो आपके लिए असेट्स है, बट अभी तो आपका फंड आ गया मेरे पास। अब डेफिसिट डिमांड में मुझे लोन है ना, आरबीआई को, पब्लिक को पहुंचाने हैं। कैसे पहुंचाऊं? कमर्शियल बैंक की जेब में पैसा होगा तभी तो पहुंचाएंगे। तो अब जो कमर्शियल बैंक के पास सिक्योरिटीज पड़ी हैं, उन्हें बाय बैक कर लो, बाय इज द सिक्योरिटी। अब आप कमर्शियल बैंक हो, मैं आरबीआई हूं, मैं आपसे 1 करोड़ का सिक्योरिटी खरीद रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिक्योरिटी मेरे पास आएगी, बॉन्ड मेरे पास आएगा और 1 करोड़ आप पे जाएगा। बढ़ गया ना आपका लोन गिविंग पावर, क्यों? आपका कैश बैलेंस बढ़ गया। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बड़े प्यार से हमने समझी, सिंपली पढ़ते जाओ, सीखते जाओ और अपने आंसर्स की। नेक्स्ट टूल है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या है? मीनिंग ध्यान से समझो। CRR, कैश रिजर्व रेशो, रिक्वायर्स द कमर्शियल बैंक टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विद सेंट्रल बैंक। आरबीआई बैंकर ऑफ द बैंक्स है, सारे बैंकों का बैंकर है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी सिचुएशंस में कमर्शियल बैंक्स पे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू शिकंजा कसता है, कंट्रोल करता है। आरबीआई ने एक कंपलसरी ऑब्लिगेशन बना दिया कि हर कमर्शियल बैंक को अपने सर्टेन मिनिमम रिजर्व कैश को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक के पास 100 रुपए हैं और अगर CRR 10% है, तो 100 का 10%, 10 रुपीज हमेशा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। अब बड़ा प्यार से समझ लो, 2 सिचुएशन आती हैं, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। क्या करे CRR का एक्सेस डिमांड में? तो सेंट्रल बैंक देखता है कि एक्सेस डिमांड में लोगों की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कमर्शियल बैंक लोन देते हैं भाई, कैसे कम करें उनकी लोन गिविंग पावर? तो जो ये CRR है ना, एक्सेस डिमांड में CRR को रेज कर दो, बढ़ा दो। क्यों? CRR बढ़ेगा तो पहले 10% पे 10 रुपए जमा होते थे आरबीआई के पास, अब 20% पे
20 रुपए जमा होंगे। अब 20 रुपए जमा होंगे तो क्या होगा, आपके 100 में से 20 रुपए आरबीआई के पास चले गए तो लोन गिविंग पावर 80 रुपए की रह गई ना। और जब पैसा ही कम होगा तो लोन भी कम दोगे पब्लिक को, और जब लोन कम दोगे तो पब्लिक की डिमांड मार्केट में कम होगी। पैसेज को पढ़ना, एवरीथिंग इज रिटन इन द सेम। डेफिसिट डिमांड में क्या होता है, सीआरआर घटा दिया जाता है। क्यों? आरबीआई की कोशिश है कि लोन गिविंग पावर बढ़ाई जाए, और जब लोन गिविंग पावर बढ़ाना है तो आप उनका पैसा, कमर्शियल बैंक का पैसा अपने पास मिनिमम रिजर्व कम रखो। मतलब कि अब सीआरआर को 5% कर दो, 5 रुपीज, तो अब लोन गिविंग पावर हो गई 95। मतलब कि अब मैं कमर्शियल बैंक पब्लिक को 95 रुपए लोन दे सकता हूं, और जब मैं लोन ज्यादा दूंगा तो पब्लिक की क्या होगी, डेफिसिट डिमांड बढ़ जाएगी। बताइए, आया समझ में? इट्स ऑल अबाउट व्हाट? इट्स ऑल अबाउट CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एंड हाउ टू यूज इट फॉर कर्बिंग व्हाट, कर्बिंग द डेफिसिट डिमांड एंड द एक्सेस डिमांड। लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम कमर्शियल बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने के लिए हमें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। जैसे घर को सिक्योरिटी रख लिया हमने, जमानत के तौर पे रख दिया। अब मान लो घर है 1 करोड़ का और लोन मिल रहा है कितना, 80 लाख का, तो जो बीच का डिफरेंस है वो है मार्जिन सिक्योरिटीज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। क्या होता है एक्सेस डिमांड में, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है। कैसे? 1 करोड़ का लोन 1.2 करोड़ का प्रॉपर्टी, तो 1 करोड़ के लोन को लेने के लिए 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ रही है, रखनी पड़ रही है। तो 1 करोड़ एंड 1.2 हो गया 20 लाख का डिफरेंस। मतलब आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट 20 लाख है। अब अगर क्या करें, हम इसे बढ़ा दें, मतलब कि हम क्या कह रहे हैं कि अब आप 1.2 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी रखोगे तो 90 लाख का लोन मिलेगा। मतलब कि 30 लाख रुपए आप लोगों को मार्जिन रिक्वायरमेंट पड़ गया। तो भाई पब्लिक कहेगी कि भाई 1.2, 1 करोड़ 20 लाख का घर रखो, 90 लाख का लोन दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए लोन। पब्लिक डिमोटिवेट होगी, घर चली जाएगी, नहीं चाहिए लोन। यही तो चाहता है आरबीआई, आपको लोन कम पहुंचे और आपकी एक्सेस डिमांड कम होए। ऑन दी अदर हैंड, जब डेफिसिट डिमांड है, आपकी डिमांड कम है, चाहता है कि आप तक पैसा पहुंचे, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज डिक्रीज्ड। मतलब कि अब आपको कहा जा रहा है कि 1.2 करोड़ की प्रॉपर्टी और अब आपको 1.1 करोड़ का लोन मिल रहा है। मतलब कि अब सिर्फ 10 लाख का क्या रह गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। सब भागी जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास कि लाओ लोन दे दो। क्यों? प्रॉपर्टी के हिसाब से लोन क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है ना। और जब लोन आपके पास ज्यादा पहुंचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोन ज्यादा लोगे, आपका कैश बैलेंस बढ़ेगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, एंड यू विल इंक्रीज द डिमांड, एंड दिस विल बी सिचुएशन ऑफ द डेफिसिट डिमांड टू बी कर्व। तो आई होप सारे प्यारे प्यारे बच्चों को, lovely students are now ready to give your answer how to curb excess demand and deficient demand, inflationary gap and deflationary gap, and what are its measures, उसके क्या मेजर्स हैं, ये पूरी वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया। बेस्ट ऑफ लक, रिवाइज करिए, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी का वीडियो जाके देखिए, और उसको यूज कर्ब करने के टूल्स जो हैं वो इस वीडियो में आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। इसी के साथ क्या करता हूँ, वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।